अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। आज का जो हमारा सेशन है वो हमारी स्पीच थेरेपी सीरीज़ का तीसरा सेशन है। और इस सेशन का जो टॉपिक है वो स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स पे है। और इसका टाइटल जो हमने चूज़ किया है, बल्कि हमारे प्रोफेशनल ने जो सजेस्ट किया वो है टाइनी टंग्स बिग इम्पैक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरकमिंग स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन किया है मिस सफ़ा परवेज़ ने, जो कि एक्सपीरियंस्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में काम कर चुकी हैं, इंक्लूडिंग टीचिंग एज वेल। Currently, she is serving as a senior speech language pathologist in an organization in Doha, Qatar. इनके बारे में हम डिटेल्ड इंटरव्यू सेशन पहले ही कर चुके हैं। कुछ अर्सा पहले हमने किया था। उसका लिंक हम इस वीडियो रिकॉर्डिंग के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। सो इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड तो वो उसको देख सकता है। तो थैंक यू वेरी मच मिस सफ़ा परवेज़ के आपने एक दफ़ा फिर हमारे लिए टाइम निकाला, एंड वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। Thank you so much for inviting me, for giving me the opportunity to talk to you and to the audience again. It's always a lovely experience to be connected with Pakistan or Pakistan ke liye serve karna is always a pleasure. Thank you so much. राइट। तो मिस सफ़ा, हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे कि हमें सबसे पहले तो थोड़ा ओवरव्यू दीजिए कि ये स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं क्या, और बच्चों में ये कैसे ज़ाहिर होते हैं। इसके बारे में हमें थोड़ा ओवरव्यू दें, देन फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। Okay. So, speech language disorders, usually speech, language और communication और swallowing के disorders, ये तीन conditions जो है हम speech therapist जो उनको डील करते हैं। Speech disorders में जो बच्चे बात करते हैं पर उनकी बातों की समझ नहीं आती, speech sound के disorders हो जाते हैं, या फिर आपकी अटक-अटक के बोलना, वो भी speech disorders के अंदर आता है, जिसको stuttering कहते हैं। Voice disorders जैसे फॉर एग्जाम्पल आवाज़ की खराबी, वो भी इसके अंदर आते हैं। फिर लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा बात नहीं कर पा रहा, लफ़्ज़ नहीं उठा रहा है या लफ्ज़ों की समझ नहीं आती उसको, डायरेक्शंस को फ़ॉलो नहीं करता, उठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, इस चीज़ को वहाँ रख दो। या फॉर एग्जांपल मैं उसको अगर थोड़ी बड़ी कमांड दूँ कि अम, अ, कैट और डॉग में पिंक और ब्लू कलर कर दो एक ड्राइंग पेपर पे, तो वो चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल मुझे बड़ी प्लेट दे दो या मुझे छोटा स्पून दे दो, ऐसी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता। नंबर 2, वो बोल नहीं पाता, अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, लफ्ज़ों को जोड़ के या लफ्ज़ों को मिला के जुमले नहीं बना पाता, अपनी बातों को लंबी बात में, कहानियों में नहीं एक्सपीरियंस कर पाता कि मैंने आज स्कूल में क्या किया था या आज मैंने दिन में क्या कुछ किया, वो अपनी एक्सपीरियंसेस नहीं नरेट कर सकता। ये लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स हैं। फिर स्वॉलोइंग के डिसऑर्डर्स या फीडिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें बच्चा खाने-पीने के मामले में थोड़ा-सा पिकी है। फॉर एग्जांपल वो कुछ टेक्सचर्स को पसंद करता है, कुछ टेक्सचर्स को पसंद नहीं करता, या वो बहुत स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड है अपनी डाइट के हवाले से। ये सब चीज़ें भी आपकी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट इनमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक पूरा सिनेरियो है ऑफ द कम्युनिकेशन एंड स्वॉलोइंग डिसऑर्डर दैट यूजुअली प्रेजेंट विद अस। ओके, राइट। तो अब हमें ये बताइए कि जब हम बच्चों के स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की बात कर रहे होते हैं, तो वो कौन से साइंस हैं जिनका पेरेंट्स को अवेयर होना काफ़ी हद तक ज़रूरी है, या उनके लिए, ताकि वो उस प्रोग्रेस को देख सकें और फिर कुछ इंटरवेंशन प्लान की तरफ जाने का सोच सकें। तो वो कौन से अर्ली साइंस हैं जो कि पेरेंट्स को ज़रूर अवेयर होना चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर पेरेंट्स टू नो। बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि मास्क हो जाती हैं। बच्चा बात भी कर रहा होता है, बच्चा स्कूल भी जा रहा होता है, लेकिन फिर भी उसका कम्युनिकेशन का पैटर्न वैसा नहीं होता जैसा कि होना चाहिए। तो साइंस और सिम्पटम्स को देखना और उनको ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बाय बर्थ लेके चलूँ, तो बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते वक़्त पैदा होने के वक़्त डॉक्टर्स यूजुअली एक असेसमेंट करते हैं, जो कि बच्चे की समात की असेसमेंट होती है, जिसमें लाउड साउंड देना बच्चे को, जिसमें बच्चा स्टार्टल हो जाता है या थोड़ा-सा घबरा जाता है, जिसको हम
उसकी समात का की असेसमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो सुन पा रहा है अपनी आवाज़ों को, आस-पास की आवाज़ों को सुन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा आपके पास है और आपने देखा कि वो किसी लाउड साउंड पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो ज़रूरी है कि आप उसकी एक दफ़ा हियरिंग इवैल्यूएशन करवाएँ। दूसरी बात ये कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे बच्चे 6 महीने का हो गया, 7 महीने का हो गया, सोशल स्माइल नहीं दे रहा आपको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं, वो आपको स्माइल बैक नहीं कर रहा, या वो फॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीने का, 7 महीने का हो गया, आपने उससे कोई चीज़ उसके हाथ में और आपने वो ले ली और उसने उसको देखा नहीं दोबारा, उसने उसको ढूँढा नहीं कि वो कहाँ गई चीज़, जिसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं अपनी ज़बान में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, जो यूजुअली 7 से 9 महीने के दरमियान आ जाती है। अगर नहीं आई तो आपको ज़रूर देखना है कि क्यों नहीं हो रहा। फिर बच्चे अक्सर पीका-बू खेलते हैं अपने माँ-बाप के साथ या अपने बहन-भाइयों के साथ। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा इस किस्म के प्लेज़ में नहीं इंटरैक्ट कर पा रहा, तो भी ये एक रेड फ्लैग है हमारे पास कि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो। फिर आपके पास माइलस्टोन्स हैं, उसका चलना-फिरना टाइम पे नहीं है, गर्दन सँभालना टाइम पे नहीं है, ये भी आपके माइलस्टोन्स हैं। अगर बच्चा इन फिज़िकल माइलस्टोन्स को भी टाइम के मुताबिक नहीं फ़ॉलो कर पा रहा, तब भी ज़रूरी है कि आप इसको इवैल्यूएट करवाएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ बातचीत ही हो, क्योंकि बातचीत का प्रॉब्लम बड़ी दफ़ा साल, डेढ़ साल में आके पता चलता है कि बच्चा 1.5 साल का हो गया, बोल नहीं रहा, माँ-बाप तब थोड़े चौंकते हैं। लेकिन अगर आप सिम्पटम्स को शुरू से देखना शुरू कर दें, तो अर्ली इंटरवेंशन हो सकती है, शुरू में ही प्रॉब्लम को हम रूट कॉज़ को फिगर आउट करके इंटरवेंशन कर सकते हैं। फिर बच्चा 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, लेकिन बोलना तो शुरू हो गया, लेकिन अपनी बात को ठीक तरीके से बता नहीं पा रहा, रुक-रुक के बात कर रहा है, अटक-अटक के बात कर रहा है, ये भी एक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। और एक और बात बताती चलूँ, जो मैं बीच में स्किप करती हूँ, जो बच्चा साल का है या 1.5 साल का है और उसने लफ़्ज़ नहीं उठाया अभी तक, एक पहला लफ़्ज़ नहीं बोला। वन हुँ, मीनिंगफुल वर्ड उनली कम्स इन 1 ईयर ऑफ एज, एक फिगर है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा साल का ही होके बोले। मेरी बेटी 14 महीने की थी, तो उसने फर्स्ट वर्ड जो है वो बोलना शुरू किया था। मेरे बेटे ने भी थोड़ा लेट ही बोलना शुरू किया। तो यूजुअली बच्चे डिफरेंटली लर्न करते हैं। हर बच्चा डिफरेंट होता है। तो मैं एक विंडो अगर दूँ, तो 15 महीने की उम्र में ही बच्चे को एक मीनिंगफुल वर्ड बोल लेना चाहिए। वो भी मीनिंगफुल वर्ड कैसा होगा कि माँ को ही मामा बोले, बाबा को ही बाबा बोले, या बॉटल हुँ, को ही बॉटल बोले, या अपनी किसी टॉय को ही उसी का नाम ले और बार-बार ले और हर जगह ले। ये नहीं कि सिर्फ़ घर में ही या किसी एक बंदे के स्पेसिफिसिटी में उसको इस्तेमाल करे। मीनिंगफुल वर्ड वो होता है जिसको मैंने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मीनिंगफुली इस्तेमाल किया बार-बार। तो बच्चे के 15 महीने की उम्र तक मैक्सिमम उसका 1 वर्ड आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद 2 लफ़्ज़ मिला के बोलना, 3 लफ़्ज़ मिला के बोलना, वो चलता रहेगा। लेकिन अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा और बड़ा हुआ, 7 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, लेकिन वो अपनी सोशलाइज़ेशन नहीं कर पा रहा, दोस्त नहीं बना पा रहा, स्कूल में प्रॉब्लम्स कर रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। सोशलाइज़ेशन में इश्यूज़ होना, लैंग्वेज में इश्यूज़ होने का सिम्पटम होते हैं कि अगर आपकी प्रैग्मैटिक्स सॉलिड नहीं है, जुमले हैं, वर्ड्स हैं, लेकिन स्पीच भी ठीक है, लेकिन उसको उस लैंग्वेज को सोशली यूज़ करना नहीं आ रहा, तो ये भी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से भी आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास हो जाना चाहिए। फिर वॉइस के डिसऑर्डर्स हैं, बच्चे शाउटिंग करते हैं, स्क्रीमिंग करते हैं, उनसे उनकी आवाज़ बैठ जाती है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, इनको भी डील करना बड़ा ज़रूरी है। ये भी स्पीच थेरेपिस्ट को रेफर करने चाहिए। फिर आपके पास ऐसे डिसऑर्डर्स भी आते हैं जिनमें बच्चा सब कुछ है, उसके पास स्पीच भी है, उसके पास लैंग्वेज भी है, उसके पास बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन उसकी पार्टिसिपेशन जो है, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है हुँ। अपने आस-पास की सराउंडिंग्स में। तो इन चीज़ों को भी डील करना जो है बड़ा ज़रूरी है, जो कि अल्टीमेटली सोशलाइज़ेशन की ही कैटेगरी में आ जाते हैं। ये सारे मैटर्स ऐसे हैं जिनमें स्पीच थेरेपिस्ट को विज़िट करना ज़रूरी है। अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की और काफ़ी आपने डिटेल से बताया उनको डिफरेंट एज ग्रुप्स में भी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो कौन से कॉजेज़ भी इसके पीछे होंगे, कुछ रिस्क फैक्टर्स होंगे, तो वो कौन से कॉजेज़ एंड रिस्क रिस्क फैक्टर्स हैं जो इस स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड हैं? थैंक यू सो मच। सो व्हाट वी कैन डू अबाउट दिस सिनेरियो, हम 2 चीज़ों में अगर डिवाइड कर लें, वन अगर हो जाए हमारे पास कॉजेज़ और एक हो जाए हमारे पास रिस्क फैक्टर्स। तो अगर मैं कहूँ कि वजह क्या बनती है, या क्या वजह है कि ये चीज़ हुई है मेरे साथ, या क्या वजह है कि मेरा बच्चा बात नहीं करता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1, उसको इनफ अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिली फॉर एग्ज़ाम्पल, या हुँ, उसको इनफ अपॉर्च्युनिटीज़ तो मिली है बात करने की, लेकिन उसके पास बात करने की वर्ड्स नहीं थे, उसने सीखा नहीं है। उसको अपॉर्च्युनिटी मिली, लेकिन उसने खुद नहीं सीखा। तो बहुत सी चीज़ें इसको कॉज़ कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पैदाइश के वक़्त कोई प्रॉब्लम हुई थी, पैदाइश से पहले अब जिसको हम प्रीनेटल लाइफ़ कहते हैं, उसमें बच्चे के साथ कोई मसला हो गया था, या फिर पैदाइश के बाद उसकी कोई हाई ग्रेड फ़ीवर हो गया, कोई फॉल हो गई, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिससे उसके दिमाग को, उसके हुँ, न्यूरॉन्स को असर हुआ और वो अपनी लैंग्वेज की एबिलिटी को प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर सका। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं हुआ।
और बच्चा बिल्कुल ठीक है, डेवलपमेंटली ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, लेकिन जब उसको टॉकिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, फॉर एग्जांपल वो आइसोलेटेड फैमिली में रहता है और उस आइसोलेटेड फैमिली में रहने की वजह से उसको इतनी टॉकिंग टाइम नहीं मिलता, या वो आइसोलेटेड फैमिली में नहीं रहता, बहुत से लोग रहते हैं और उसमें वो बच्चा मास्क हो जाता है, उसकी हम्म। जगह और लोग बोल पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको बॉटल चाहिए और सब लोग उससे इतना प्यार करते हैं कि उसको बोलना ही नहीं पड़ता, उसको खुद ही बॉटल मिल जाती है, वो इशारा करते उसको चीज मिल जाती है, तो ही वुडंट लाइक टू टॉक। तो दीज आर हम्म। द वन ऑफ द फैक्टर्स दैट कॉज स्पीच लैंग्वेज इश्यूज। और उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जिनकी कॉजेज अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑटिज्म है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अभी तक कोई रिसर्च है, बायोमेडिकल रीजन भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं और रीजन भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई एक स्पेसिफिक रीजन जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तो इस तरह की भी कंडीशंस हैं जो कि आपके पास लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को कॉज करती हैं। उसके अलावा क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज हैं, आपके पास डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो कि इन चीजों को कॉज करते हैं। और अगर मैं रिस्क फैक्टर्स के पास आऊँ तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, आइसोलेटेड फैमिली का होना, या फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अपॉर्चुनिटीज ना होना, फैमिली में अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल और सिबलिंग्स हैं जिनको स्पीच लैंग्वेज के इश्यूज हैं, तो रिस्क है कि बच्चे को भी स्पीच लैंग्वेज इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अ जेनेटिक और बिकॉज ऑफ अ क्रोमोसोमल अब्नॉर्मलिटी, अगर उसको भी वो है फॉर एग्जांपल। हम्म। उसके अलावा आपके पास अगर ऐसे कोई इश्यूज हैं जिसमें फॉर एग्जांपल उसके डाइटरी पैटर्न्स अच्छे नहीं है, या वो वीक है, या वो माल नरिश्ड है, तो वो अपनी टॉकिंग एबिलिटीज में इतना स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि वो उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं करेगा, इतना उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो एक फैक्टर हो गया कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी अपनी बातों को करने की, दूसरा हो गया कि मैंने इतनी प्रैक्टिस ही नहीं की खुद ही से हम्म। कि मैं प्रोफिशिएंट हूँ किसी लैंग्वेज को लर्न करने में। um, तो आई गेस दीज आर द टू मेन हम्म। थिंग्स दैट कॉज इट। ओके, इसके साथ ही हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और पेरेंट्स पे लेके जाना चाहूँगा। ये एसोसिएटेड हैं दोनों चीज़ें कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं टू सपोर्ट अ चाइल्ड हैविंग स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स और डिलेज। तो पेरेंट्स क्या करें, कैसे वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे बच्चे में या ऐसी कंडीशन में? हाँ, क्योंकि what I believe is when there's a condition with a child, because I'm a mother of two kids, तो when there's a condition with your own child, तो आप ही उसका बेस्ट डॉक्टर होते हैं, irrespective of anybody. Yes, we have professionals, you can take guidelines from professionals, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बहुत कोई प्रॉब्लम होती है, हम बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तभी डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि माँ साथ हो या माँ साथ रहे, क्योंकि मदर्स better understand and mothers or parents better support their children. The first thing that a person, that a parent can gift a child with a special need or with a communication disorder or delay is to accept the child as it is. हम्म। For example, एक बच्चा है जिसको एक कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल वो अपनी उम्र के मुताबिक बात नहीं करता, थोड़ा सा डिले है, उसको अगर मैं कंपेयर करना शुरू करती हूँ कि देखो वो तो ऐसे करता है या वो ऐसे करती है, या मैं उस बच्चे को ना कहूँ, उसके आसपास की सराउंडिंग में उसके अब्बू से बात कर रही हूँ या उसकी दादी से बात कर रही हूँ कि मेरा बेटा ऐसे नहीं करता और बेटा सुन रहा है, हम्म। इट इफेक्ट्स अ लॉट। ऐसा नहीं होता कि जो मैं बच्चे से बात कर रही हूँ बस वही सुनाई दे रहा है। वट एवर आई टॉक अबाउट द चाइल्ड इन इन फ्रंट ऑफ हिम विद अदर्स इवन, इट ऑल्सो इफेक्ट्स द चाइल्ड। तो मेक श्योर दैट यू एक्सेप्ट इट। और अगर आप किसी से बात नहीं भी कर रही हैं, आपका अपना, अगर आप एक्सेप्ट करेंगे बच्चे को तो आप उसको हेल्प करने के लिए एफर्ट करेंगे। अगर आप खुद ही डिनायल में होंगे कि नहीं इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो ऐसे ही करता है तो ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, तो आप उसको हेल्प नहीं कर सकते। तो फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस। Yes, it's hard to accept that there is a problem, but if we will not accept the problem, how are we going to solve it? So what first is accept it. Number two, find the best professional जो आपको इसमें हेल्प करे, and then help the professional to help the child. ये तीन चीजें करें, and then you will have a I can with Allah's will, inshallah, Allah Ta'ala will हम्म। be there to help you. ओके, इसके साथ आपने जो पहले डिस्कस किया उसी के साथ इसको लिंक करते हैं कि आपने शुरू में भी जिक्र किया और हमने भी बहुत सुना अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन। तो क्या अर्ली इंटरवेंशन इतना ही ज़रूरी है, मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट है? और पेरेंट्स अपने रोल को किस तरह इसमें हेल्प आउट किया जा सकता है बच्चे को टू सीक प्रॉपर हेल्प? मेरी एक रिलेटिव है जो इस वक्त यूके में है, और उनको उनके बेटे को थोड़ा सा इशू था लैंग्वेज का और वो नहीं बोल पा रहा था। द चाइल्ड इज ऑलमोस्ट 2.5 to 3 years old, और वो उनको लेके गए स्पीच थेरेपिस्ट के पास, एंड दे सेड कि हम आपको होम प्लान देंगे,
दिस इज योर होम प्लान, आपने ये करना है, हाँ सेशंस होंगे लेकिन आपने काम करना है। दिस इज देयर डेफिनेशन ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। इफ द चाइल्ड इज नॉट इवन गोइंग टू स्कूल और नर्सरी, वो बच्चों का प्लान पेरेंट्स को देते हैं। आई यूज टू टीच एट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, और हमने करिकुलम में ये ऐड किया हुआ था। एक होता है अर्ली इंटरवेंशन प्लान, IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, जो कि हम बच्चों को देते हैं। और एक होता है अर्ली इंटरवेंशन प्लान जो कि होता है IFSP, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान। इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान क्या होता है कि वो एक ऐसा प्लान होता है जो कि पूरी फैमिली ने करना होता है। इट्स नॉट जस्ट मदर्स ड्यूटी, इट्स नॉट जस्ट फादर्स ड्यूटी, whoever lives in the family has to do with the child। और IFSP बनाने के बाद, जो कि बच्चे का फॉर एग्जांपल 3 साल से छोटा बच्चा, तो उसको IFSP दिया जाता है। उस IFSP को फॉलो करने के बाद जब वो स्कूल जाएगा, उसके एकेडमिक्स शुरू होंगे, या वो स्कूल जाएगा और उसके स्कूल में और चीजें शुरू होंगे, तो उसका IEP बनेगा जो कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान होगा। पहले हम फैमिली सर्विस प्लान दे रहे हैं क्योंकि बच्चे का ट्रीटमेंट या बच्चे की कंडीशन है उसका ट्रीटमेंट फैमिली पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम एजुकेशनल प्लान दे रहे हैं जो कि उसके बच्चे की अपनी जिम्मेदारी है, हाउ मच ही लर्न्स। तो द फर्स्ट कम्स इज फैमिली, द पेरेंट्स, बिकॉज दे their role in the early intervention matters। और early intervention है क्या असल में कि जितनी जल्दी कुछ चीज डायग्नोस हो जाती है, बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त उसका ब्रेन बहुत स्पीड से डेवलप हो रहा होता है। whatever you want to teach the child, he will quickly learn। तो उस वक्त आपके पास बहुत बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप बहुत सी चीजों को उसमें इनकलकेट कर सकते हैं, उसको लर्न करवा सकते हैं। और अगर आप उनको शेप करें, फॉर एग्जांपल कोई अगर कमी है, कोई अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसको शेप कर दें उस वक्त, तो वो बहुत स्ट्रांगली और बहुत अच्छे तरीके से उसका इम्पैक्ट जो है वो आएगा। तो बहुत जरूरी है कि अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज को आप आइडेंटिफाई करें अपने इलाके में, अपने आसपास, और फिर उन सर्विसेज से फायदा उठाएं और देखें कि वो कैसे आपके बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। ओके। अच्छा, आगे चलते हैं और हम ये कुछ डिस्कस करना चाहेंगे कि हमने काफ़ी स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स पे बात की, तो हम अब ये चाहेंगे कि वो कौन सी डिफरेंट थेराप्यूटिक अप्रोचेस हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं इन कंडीशंस में, और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वो बहुत मुख्तलिफ होती हैं और स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स या स्पेसिफिक उस चाइल्ड के मुताबिक उनको डिफरेंटली यूज किया जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। जैसे आपने मुझसे पहले सवाल किया था कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट इवन वन ऑफ देम, फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ अबाउट स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स, जो कि जिसमें बच्चे की बात की समझ नहीं आ रही है, या वो रुक रुक के जब वो तोतला बोल रहा है फॉर एग्जांपल। तो इस कंडीशन में भी बहुत से थेरेपीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं नेम करूँ तो ट्रेडिशनल ऑडिशन थेरेपी है, डिस्टिंक्टिव फीचर थेरेपी है, उसके अलावा आपके पास मिनिमल पेयर, मैक्सिमल पेयर थेरेपी है। उसके अलावा आपके पास अगर बच्चा एप्रेक्सिया स्पीच के अंदर है, या अगर उसकी कुछ न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, तो हमारे पास और डिफरेंट थेरेपीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक और थेरेपी हम ओरल प्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, जिसमें आप टूल्स के साथ काम करते हैं। फिर आपके पास एक प्रॉम्प्ट थेरेपी है, जिसमें आप प्रॉम्प्ट्स देते हैं बच्चे को बात करने के लिए, ताकि वो साउंड्स को ठीक तरीके से अटर कर पाए। उसके अलावा भी बहुत सी और थेरेपीज हैं, लेकिन ये सारी थेरेपीज टेलर्ड होती हैं टुवर्ड्स क्लाइंट एंड क्लाइंट। ऐसा नहीं होता कि मैं अगर एक थेरेपी इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैंने उसको एज इट इज यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट टॉक टूल्स, ओरल प्लेसमेंट थेरेपी, तो ओरल प्लेसमेंट थेरेपी में हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्न्स होते हैं, या स्ट्रॉज होते हैं, या च्यूई ट्यूब्स होती हैं, जिनको हमने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करना होता है। और उसके सेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ द चाइल्ड हैज पास दिस क्राइटेरिया, तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और ये बच्चे चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द क्लाइंट, मुझे याद पड़ता है कि वो मेरे पास उन्होंने कहा कि ये मेरा एक हॉर्न जो था वो गुम हो गया था, और मैंने इसी तरह का एक और खरीद लिया, तो क्या ये वैसे ही काम करेगा? देन आई टोल्ड हर कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जो हमारा प्रोटोकॉल है उसको हमें फॉलो करना होता है, क्योंकि हर बच्चे की थेरेपी, हर बच्चे का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। उसको टेलर करना पड़ता है हमें, थेरेपी टू थेरेपी एंड चाइल्ड टू चाइल्ड। और जो टूल्स है हमारे, उनको हमने एज इट इज यूज करना होता है। जैसे कि प्रोटोकॉल में तो हमें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना पड़ता है कि क्या ये जो प्रोटोकॉल है, या जो ये जो तरीकेकार है मैनुअल में लिखा हुआ, क्या ये इस बच्चे पे फिट होता है कि नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बच्चा आता है जो कि डाउन सिंड्रोम के साथ है, और उसके लोअर मसल, जो उसके जो मसल टोन है वो लो है। इस मसल टोन के साथ मैं अगर उसको स्पीच कराना शुरू कर दूं तो वो नहीं कर पाएगा अंटिल द मसल टोन इम्प्रूव्स। तो मैं जो उसकी मसल टोन इम्प्रूव करनी है, उसकी मुझे टंग की मूवमेंट, जो कि उसकी प्रोट्रूडेड टंग है, उसको मुझे इनसाइड करने के लिए डिफरेंट तरीके अप्लाई करने हैं। और इरिस्पेक्टिव टू दैट एक और बच्चा आपके पास है जो कि
लो मसल टोन के साथ है लेकिन उसको डाउन सिंड्रोम नहीं है, उसका तरीकेकार डिफरेंट होएगा। तो थेरेपीज की वेरिएशन भी है और इन थेरेपीज के अंदर क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी भी करना पड़ता है। हम्म। अच्छा, इसको हम फर्दर एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। बच्चे पे काम हो रहा है और बच्चे की डेवलपमेंट भी हो रही है, तो अब इस स्टेज पे हम आगे हैं कि बच्चे की ट्रांजिशन होनी है टू स्कूल, फॉर एग्जांपल आफ्टर थेरेपीज। तो कैसे पेरेंट्स उस ट्रांजिशन फेज को कर सकते हैं? एंड सेकेंडली मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जिस स्कूल में उसकी ट्रांजिशन हो रही है वहाँ के टीचर्स के साथ क्या कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश की जा सकती है टू सपोर्ट दैट चाइल्ड? इसके बारे में थोड़ा गाइड। पाकिस्तान में ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को मेन स्ट्रीम करें, क्योंकि उधर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है। Graduating from speech therapy and to migrating to or going to mainstream schools. स्पेसिफिकली अगर कोई बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है और अगर कोई बच्चा कोई स्पेशल नीड्स के साथ है। लेकिन अगर ऐसा लकीली ऐसा हो जाता है कि अगर कोई बच्चा जो है वो मेन स्ट्रीम में जा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि एक तो अगेन एक्सेप्टेंस, कि वहाँ के जो टीचर्स हैं वो उसको एक्सेप्ट करें। मैंने बहुत से ऐसे क्लाइंट्स पे देखे हैं, बहुत से ऐसी सिचुएशन में देखी जिसमें बच्चा मेन स्ट्रीम में जा रहा है, लेकिन क्योंकि जाहिर बात है वो उतना कैपेबल नहीं हो पाएगा, या उतना, आई थिंक कैपेबल इज नॉट गुड वर्ड, वो इतना इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाएगा जितना उसके बाकी फेलोज हैं। तो जो टीचर्स हैं या जो स्कूल स्टाफ है वो एक्सेप्ट नहीं करता उसको, उसकी कैपेबिलिटी को, और उससे वही एक्सपेक्ट करता है जो बाकी बच्चों से कर रहा होता है। आई हम्म। थिंक दिस इज something that needs to be done at the principal or at the school part, कि अगर आप अपना स्कूल फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंचाइज है किसी की या कोई स्कूल है किसी का, तो वो जरूर अपना एक सेक्शन ऐसा रखें जो कि इन बच्चों के लिए है जो कि मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। थोड़ी सी वहां पे ट्रेनिंग के बाद फिर वो आगे जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में उनको आप एक्सपेक्ट करें, लेकिन पहले उनको थोड़ा सा स्कूल इन्वायरमेंट भी दें। वो सेंटर्स जो कि स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स हैं हमारे, जो कि मेन स्ट्रीम के लिए तैयार करते हैं बच्चों को, बहुत से ऐसे सेटअप्स हैं जो कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम्स भी करवा रहे हैं। उन स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम्स में अगर बच्चा एनरोल्ड है तो उससे तो उसको बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि स्पेशल एजुकेशन को ट्रीट कर रहा है लेकिन उसका स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम नहीं है, तो उनको जरूरी है कि वो ऐसा प्रोग्राम बनाए। हम्म। अच्छा, हमारी कल एक किसी से डिस्कशन हो रही थी, तो वो अपना सेंटर रन कर रहे हैं और लेकिन वो ऐसे एक स्कूल के साथ भी कोलैबोरेशन में है, ताकि जब वो बच्चे अपने प्रिपेयर करके वहाँ लेके जाएं तो वो स्टाफ ऑलरेडी उनके साथ कोलैबोरेशन में हो और उसको बेहतर सपोर्ट कर सके। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो टेक्निक्स डिस्कस की, वो एक बिल्कुल ओवरव्यू था। हम चाहेंगे कि आगे आने वाले सेशंस में हम उनको सेग्रीगेट कर सकें और थोड़ा डिटेल में सेशन कर सकें, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए एक ही क्वेश्चन में उन सारों को ग्रिप करना पॉसिबल भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा कर सकें कि वो भी हम उन पे सेपरेट सेशंस कर सकें। ओके, नेक्स्ट हम ये चाहेंगे आपसे कि हम ये पूछना चाहेंगे थोड़ा डिफरेंट एंगल से कि क्या कुछ टेक्नोलॉजिकल टूल्स और रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कि पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स यूज़ कर सकते हैं और करते हैं टू इन्हांस इन बच्चों की कम्युनिकेशन और स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को बेहतर करने के लिए, स्पीच डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए? वो अगर कुछ हैं तो उसके बारे में अगर बता सकें। देयर आर सो में अब तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, ऑन आईपैड्स, कि आपको यू नो आपको घर बैठ के सब कुछ मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत से लोगों को रिकमेंड भी करती हूँ, अपने पेशेंट्स को भी करती हूँ। देयर इज अ यूट्यूब चैनल, I forgot the name. I think it was Miss Rachel's Preschool Songs for Littles, I guess. This is, I usually put that on TV. वो बच्चे जिन्होंने बहुत ज्यादा स्क्रीन का टाइम उनको बहुत मिलता है और वो नहीं छूट रहे होते स्क्रीन से, तो आई इनिशियली टू फेड इट, मैं पेरेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि आप ये लगा दें उनको रिकॉर्डेड वर्जन्स। That's a kind of virtual speech therapy, kind of हम्म। लो टेक वर्जन ऑफ स्पीच थेरेपी। ओके। क्योंकि वो आपको पॉइंटिंग करना, आपको वर्ड्स प्रोड्यूस करना, आपको साउंड्स प्रोड्यूस करना, तो ऐसी चीजें ऑनलाइन
विद एनिमेशंस वो आपको सिखा रही होती हैं। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे टूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीच साउंड के डेवलपमेंट के लिए आप अगर अपने ऐप स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे, और आप लिखें कि आपको आर्टिकुलेशन की या स्पीच साउंड इंटेलिजिबिलिटी की गेम्स चाहिए, तो आपको बहुत सी ऐसी गेम्स मिलेंगी जो कि स्पीच थेरेपी की गेम्स हैं, जो कि बच्चे यूजुअली इस्तेमाल भी करते हैं अपनी स्पीच थेरेपी की एक्टिविटीज में भी और घर में भी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक रीसेंट स्टूडेंट भी चाह रही थी कि वो एक ऐप बनाए, एक सॉफ्टवेयर बनाए जिसमें बच्चे साउंड्स के साथ प्रैक्टिस करें। जब हमने जब सर्च किया तो देयर वर ऑलरेडी सो मेनी ऑन द ऐप स्टोर अवेलेबल, जिनको इजीली बच्चे घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा सा हाँ होता है, पेड होते हैं कुछ चीजें, लेकिन दे आर फ्रूटफुल। अगर इन चीजों को आप अपनी थेरेपी में भी लेके आए तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि बच्चे आजकल थोड़ा इंटरैक्टिव एंड लाइक गैजेट्स और टेक चीजें उनको थोड़ी पसंद है, तो इट इफेक्ट्स इट। तो बहुत सी ऐसी चीजें आप ऐप स्टोर पे जाएं, स्पीच थेरेपी एक्टिविटीज देखें, यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स। ओके। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत से पेरेंट्स और ख़ासतौर पर नए जो होते हैं वो ये ज़रूर पूछ रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं, क्या वाक़ई इन सारी इंटरवेंशन से और सपोर्ट से बच्चों पे फ़र्क भी पड़ता, और क्या कोई सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं? नए पेरेंट्स को अक्सर ये कन्फ्यूजन रहती है या सवाल रहता है, तो इसके बारे में भी आप कुछ शेयर कर सकती हैं? यानी सक्सेस स्टोरी बहुत सी होंगी आपके पास, तो इस बारे में अगर कुछ बताएँ? Yes, when people come to you, there's so many parents. जब वो इनिशियल आपके पास आते हैं, I remember a mother called me and asked me कि मेरी बेटी को स्टटरिंग है और मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है, तो मुझे बस आपसे पूछना था कि क्या इससे फर्क पड़ता है, बिकॉज आई हैव बीन सर्चिंग अबाउट इट। मैं इसको सर्च करी थी काफी देर से, तो मैंने देखा था कि कोई लोग मुझे कह रहे हैं गूगल पे लिखा हुआ है या यहाँ लिखा हुआ है वहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, या जो स्टार्टर करता है वो स्टार्टर करता ही रहता है, बस हम उसको कंपनसेटरी टेक्निक्स दे देते हैं, ऐसे कुछ चीजें हैं। तो इंफॉर्मेशन जब गूगल इज एन ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ इट, यू नीड टू स्क्रीन के कौन से करेक्ट इंफॉर्मेशन है, कौन से इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन। हुँ। There are many clients, many stories. I remember a child in Pakistan. मेरा almost it was start of the career, and that boy was not talking at that time. वो सिर्फ कुछ भी जब उसने शुरू किया बोलना, तो वो सिर्फ इको करता था, जिसको हम इकोलेलिया कहते हैं, कि was too good with इकोलेलिया, कि वो हर चीज को बस इको करता था। He didn't had any communication with anybody. एंड उसकी स्पीच थेरेपी हुई, हमने कुछ अर्सा के साथ काम किया। आई थिंक मैंने उसके साथ हार्डली 6 months काम किया होगा, एंड देन आई लेफ्ट दैट प्लेस, और फिर मैं मूव ऑन हो गई। दे केप्ट इन टच विद मी, वो मेरे साथ इन टच रहे। पेरेंट्स ने बहुत काम किया, मदर ने बहुत काम किया, क्योंकि वो स्पीच थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, थोड़ा थोड़ा मसला था, वो नहीं कर पाते थे। कुछ टाइमिंग का इशू था, थोड़ी बिजी थी, नहीं हो रहा था। एंड आई रिमेम्बर I got a message from a number, and when I opened that was that boy जो एक स्पीच सुना रहा था, उसका डिबेट कंपटीशन था, और उस डिबेट में उसने पार्टिसिपेट किया हुआ था, और वो मुझे उसकी माँ ने रिकॉर्डिंग करके भेजी थी कि देखें कि अब ये माशाल्लाह डिबेटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ हुँ। है इसने। और वो वन दिन था जब ये हम बड़े परेशान थे कि पता नहीं ये बोलेगा नहीं बोलेगा, क्या करेगा। तो देयर आर सो मेनी मेरे पास। आई ऑलवेज शेयर कि देयर इज there's a client who used to come to me, and that's a very inspirational client. मुझे जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ, मैं हमेशा जब भी मैं जिक्र करती हूँ, मैं जरूर बताती हूँ कि he was himself autistic, and he used to work in a I guess animation में वो काम करते थे मेरे ख्याल में, हुँ, हुँ। सॉफ्टवेयर का कुछ काम करते थे, and he used to bring his kid to me who was autistic, और he had a successful life माशाल्लाह। और वो मुझे बताते थे कि मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसी फिजिटिंग या ऐसे मैं करता था, और मुझे याद है कि मेरी स्पीच थेरेपी होती थी। मुझे याद है कि हुँ, मैं बात नहीं कर पाता था, तो मेरे आसपास के लोग जो मेरे बारे में बातें कर रहे थे, मुझे याद है कि वो मुझे कहते थे कि ये तो ऐसा ही है, ये तो बोलता नहीं है। तो हुँ, he has a son mashallah, and he has a job, he has his own family mashallah, and he's working very well. और हुँ, जब तक उन्होंने मुझे खुद नहीं बताया, मुझे नहीं पता था कि he had this diagnosis as well. So we have such people in our circle. There was another client of mine. There wasn't a client, there was a family member basically. वो उनको बहुत swear stuttering थी, बहुत swear, and he used to be in grade 8
when he used to come to me, और उसने मुझे कहा कि सफापी मुझे जब मैं उर्दू की क्लास में होता हूँ मुझे बहुत स्टटरिंग होती है, मुझे उर्दू के टीचर से मुझे नहीं पढ़ा जाता, तो वो मुझसे बहुत खफा रहते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ मैं स्कूल चेंज कर लूँ, मैंने नहीं रहना है स्कूल में। एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग विद दैट किड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब वो एचएसएन में है माशाल्लाह, अब वो ही इज वर्किंग वेरी वेल माशाल्लाह। और उसका भी ही स्पोक सो वेल। और उसने मुझे व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान उसने मुझे कॉल की कि मैं आपको ना, एक मेरा दोस्त मुझे यहाँ मिला है, वो भी ऐसे बोलता है जैसे मैं बोलता था पहले, उसको भी फ्लुएंसी का मसला है। एंड आई सेड हिम कि तुम स्पीच थेरेपी करवाओ, तो आप मुझे बताएं मुझे कहाँ मिलना है आपसे, मैं उसको भी स्पीच थेरेपी के लिए लेके आऊंगा। सो देयर आर पीपल who get out of it. It's just the motivation, inspiration and a little bit of help, और आसपास के लोगों की एक्सेप्टेंस बड़ी जरूरी होती है। अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, अगर मुझे बात करने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं नहीं बात करूंगी। The same goes with the people who have problems in communication. We need to accept them as they are and give them opportunities to talk. राइट। सो जी, इसी के साथ हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है। एक दो क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो किसी और सेशन में हम ज़रूर करेंगे, और कोशिश करते रहेंगे आपको इंगेज करने की इन आर फ्यूचर सेशन एज वेल, जब भी आपके पास टाइम होगा। सो आई थिंक ये सेशन काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें इस डिसऑर्डर्स के हिसाब से कवर की हैं, और मल्टीपल चीज़ें अगर लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम वो लेके उस पे नेक्स्ट सेशन भी बिल्डअप कर सकते हैं। सो मिस सफ़ा, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आपने टाइम निकाला और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास जो कि हम आहिस्ता-आहिस्ता निकालने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच जी। Thank you so much. Thank you. सो थैंक यू जी, आप सबका भी जो इस सेशन को देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।